नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होगा। पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान के लिए जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संसाधन। यहाँ से परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो 10 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कंटेंट वाले पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पेडागोजी से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ से पूछे गए हैं। संसाधनों के बारे में ए तथा बी कथनों पर विचार कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को इसी टॉपिक में मिल जाएगी। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बीच बीच में भी करा दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी सभी क्वेश्चन को करा दूंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लो किस तरीके से यहाँ पर पूछे गए हैं। प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी है। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियां आज आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको बताना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ये सारे संसाधन नवीकरण, अनवीकरण, ठीक है ना, ये सारे संसाधन आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ से मिलान वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनवीकरण है, वास्तविक संसाधन, नवीकरण, संभावित, इनका आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है ना। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के सही समूह को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको सही वाला समूह बताना है। आगे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा संसाधन सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? कोयला, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरण हैं और कुछ अनवीकरण क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, ये भी यहाँ पर मिलान करने से संबंधित है। ठीक है ना। इनका आपको करना क्या है? यहाँ पर मिलान कर लेना है। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है संसाधन। यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, टॉपिक यहाँ पर आ चुका है संसाधन। इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, सारी जानकारियां आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं संसाधन। आखिर संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन की परिभाषा क्या होती है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ठीक है ना। जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वही क्या कहलाती हैं? वही संसाधन कहलाती हैं। छोटी सी यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बताया गया है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है ना। संसाधन क्या बनाती है? उपयोगिता। इस वर्ष क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। ठीक है ना। जो जुलाई वाला पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। क्या संसाधन को बनाती है? उसकी उपयोगिता बनाती है। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है आप लोगों के लिए। आगे यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो संसाधन होते हैं सभी मूल्यवान होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक ना। आर्थिक का मतलब जिसके बदले में कुछ रुपए मिल जाएं, वही एक प्रकार से आर्थिक मूल्य कहा जाता है। बल्कि कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य के नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी लाइन से। ठीक है। ऊपर वाली लाइन से भी पूछा गया है और इसी लाइन से भी पूछा गया है। ठीक है ना।
मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दूंगा। कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, बल्कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आगे यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दिया गया है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, ठीक है ना। किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र एकाधिकार को ही क्या बोलते हैं, पेटेंट, इसी को बोलते हैं। चलिए आप लोगों को आगे यहाँ पर बताते हैं। आगे यहाँ पर कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है ना। पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं। जैसे कुछ संसाधन, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है, जैसे आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करके मेडिकल फॉर्म में बेचें तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी का नहीं होता है, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्दावली को समझ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी है। आगे यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने हाईलाइट करी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो पदार्थों को संसाधन में कौन परिवर्तित करते हैं, एक तो आपका समय हो गया, समय का मतलब टाइम हो गया, और एक क्या हो गया, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। एक आपकी टेक्नोलॉजी होगी एंड टाइम। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन रिसोर्स में क्या करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है ना। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि हम लोग जो है मनुष्य हैं, मानव हैं, ये खुद एक प्रकार के संसाधन हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग विचार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, या नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, वही क्या है, वही एक प्रकार का संसाधन होती है जिसको मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। आगे इसकी भी बात करूंगा। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहुत जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की, ठीक है ना। संसाधनों के प्रकार की सामान्यता, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति का मतलब जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण भी जिसको बोलते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा पहले से ही प्राप्त वस्तुओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, वायु क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग पीने, नहाने वगैरह में करते हैं, ठीक है ना। मृदा, भूमि, ठीक है ना, और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। कुछ तो संसाधन डायरेक्ट उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि कुछ को उपयोग में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, औजार और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नवीकरण और अनवीकरण। तो सबसे पहले आपको यहीं पर समझा देता हूँ। नवीकरण जो नए स्रोत हैं, जो जल्दी बन जाते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वही नवीकरण होते हैं। इसके विपरीत अनवीकरण जो एक बार खत्म कर लो दोबारा उपयोग में नहीं आएंगे, वही अनवीकरण होते हैं। इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल इनके उदाहरण हैं। नवीकरण में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीकरण स्रोत के अंतर्गत या संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक को दो भागों में डिवाइड किया गया, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा
पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया है उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल का स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है ना। ये जल्दी पुनः पूर्ति हो जाते हैं, वही आपके नवीकरण कहलाते हैं। नवीकरण के मैंने आपको उदाहरण भी बताए, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये नवीकरण हैं। इसके विपरीत क्या होते हैं, अनवीकरण, खनिज तेल, पेट्रोलियम। अब यहाँ पर बात मैं आपको बता देता हूँ अनवीकरण की। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी कि लिमिट है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है। जैसे कोयले का निर्माण होने में करोड़ों वर्ष या हजारों वर्ष का टाइम लगता है। आगे यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नवीकरण। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, वो चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ। नवीकरण संसाधन का दूसरा नाम क्या है, गैर परंपरागत। क्या नाम है इसका, गैर परंपरागत इसका नाम है। वहीं जो अनवीकरण है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनका नाम क्या है, परंपरागत। क्या नाम है, परंपरागत इनको बोलते हैं। वहीं नवीकरण को गैर परंपरागत के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ लेना। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है ये भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारक, जो भौतिक कारक हैं, उन पर निर्भर करता है। ठीक है ना। और ये संसाधन जो हैं इनका वितरण कैसा है, असमान है। यानी कि जो संसाधन हैं सभी जगहों पर समान नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर पठारों पर मिलते हैं, कहीं पर मैदानों में मिलते हैं, कहीं पर अधिक मिलते हैं, कहीं पर कम मिलते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इसलिए इनका वितरण कैसा है, असमान है। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, संसाधन का भंडार कहलाती है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्रौद्योगिकी कैसा संसाधन है, ये एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात कही गई है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी हो। ठीक है ना। और आगे यहाँ पर एक परिभाषा भी आप लोग यहाँ पर जान लो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हो, मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, योग्यता के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में अनेक मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। जो मानव की बुद्धि है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वही भौतिक पदार्थों के क्या बनाती है, मूल्यवान बनाती है। इसलिए मानव भी एक संसाधन कहा जाता है। आगे यहाँ पर बात कही गई है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। जो हम लोग हैं, हम भी एक प्रकार से एक संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। यानी कि जो लोग हैं उनके अंदर नई नई चीज़ों को विकसित करो, कौशल को डेवलप करो, वही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं संसाधन का संरक्षण। संसाधनों को अगर बचाए रखोगे तो वही संसाधन संरक्षण है। पेड़ों को अधिक से अधिक ना काटो, बल्कि पेड़ों को लगाना चाहिए। भूमि मृदा बहुत प्रकार से क्या हो रही है, क्षरित हो रही है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, सतत पोषणीय विकास। ये एग्जाम में पूछा गया है।
संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। वही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 2 से 3 बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने यहाँ पर जाना सतत पोषणीय विकास, जैसे हम लोग हैं वर्तमान में, हम लोगों को संसाधनों को बचाकर उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करो आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का, वर्तमान संसाधन का उपयोग कर सके। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चलिए आगे यहाँ पर बताया गया है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक या सावधानीपूर्वक उपयोग करना ही उन्हें नवीकरण के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। इस लाइन से पूछा गया है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक या सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है ना, ये जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थीं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर कुछ सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत भी बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि सतत पोषणीय विकास कैसा होता है, कि हम लोग जो हैं इस प्रकार से संसाधन का उपयोग करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी संसाधन का उपयोग कर सके। वही है सतत पोषणीय विकास। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत और व्यवहार अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये कुछ सिद्धांत बताए गए हैं सतत पोषणीय विकास में। यहाँ से कुछ NCERT वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट ये विकल्पी वाले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए इनको सबसे पहले आपको करा देता हूँ, फिर सारे PYQ यहाँ पर आपको कराता हूँ। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। ठीक है ना, कौन निर्धारित नहीं करता है? जो उपयोगिता है ये संसाधन को क्या करती है, एकदम बेहतरीन बनाती है, यानी कि इसकी जो उपयोगिता ये भी संसाधन को निर्धारित करती है। मूल्य संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। आगे यहाँ पर बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, ठीक है ना, झरने का जल ये तो प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन ये भी प्राकृतिक है। जो मानव ने बनाया हो वही मानव निर्मित, जैसे कैंसर से उपचार की विधियाँ ये मानव ने निर्माण की हैं तो ये मानव निर्मित हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरण संसाधन होते हैं। अनवीकरण मैंने आपको बताया था, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा में उपयोग नहीं आते हैं, वही होते हैं अनवीकरण संसाधन। तो यहाँ पर सीमित भंडार वाले होते हैं ये, ठीक है, लिमिटेड होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। संसाधनों के बारे में यहाँ पर कथन है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। मैंने आपको क्या बताया था, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ का होता है और कुछ का नहीं होता है। जैसे भूदृश्य की मैं बात करूं, ठीक है ना, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे लौह धातु है उसका आर्थिक मूल्य होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, बल्कि नहीं होता है, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। समय और प्रौद्योगिकी, मैंने आपको बताया था, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। ये भी बहुत करेक्ट बात कही गई है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा राइट है, तीसरा वाला करेक्ट होगा। ए यहाँ पर गलत है और बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी है। बिल्कुल कारक है। किसका, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ये कौन से संसाधन की बात कही गई है। तो ये है मानव संसाधन। कैसे संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना, मानव निर्मित संसाधन की यहाँ पर बात कही गई है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा साधन है? संसाधन संरक्षण की बात मैंने कही थी। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना भी संसाधन संरक्षण है। वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, क्या इससे संसाधन संरक्षण होगा? नहीं होगा, ये गलत है। वस्तुओं का उपभोग कम करना यानी कि वस्तु को कम खर्च करना, कम उपयोग करना, ये भी सही हो सकता है। उपयोग के बाद वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना चाहिए यानी कि पुनः उपयोग करना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर आपके ए सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका संसाधनों का सावधानीपूर्वक, मैंने आपको बताया था सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन से उठाकर पूछा गया है क्वेश्चन। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस कैसा पक्ष है? प्राकृतिक गैस है ये अनवीकरण। कैसी है? अनवीकरण संसाधन है। परंपरागत का मतलब मैंने आपको बताया था अनवीकरण। अनवीकरण यानी कि एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला पाओगे, इनको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है। ये आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से परिवहनीय है। जो आपकी प्राकृतिक गैस है ये पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकती है, सही है। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, अधिक स्वच्छ होती है, बिल्कुल। संपूर्ण विश्व में समान रूप से इसका वितरण है। मैंने आपको क्या बताया था? जो संसाधन होते हैं वो समान रूप से सभी जगहों पर नहीं है। जैसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। या तो आपकी जगह से अधिक हो सकती है या आपकी जगह से बिल्कुल कम हो सकती है। यानी कि संसाधन सभी जगहों पर समान नहीं पाए जाते हैं, असमान पाए जाते हैं। कैसे? असमान पाए जाते हैं, असमान वितरण होता है। यहाँ पर बात कह दी गई है कि समान, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर ए भी करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने आपको टॉपिक कराया है इसमें आपके संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ अध्यायों के अंतर्गत कुछ टॉपिक को यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है ना, छोटा कर दिया है। लेकिन आपको मैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। अनवीकरण मैंने आपको बताई था, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है। अब आपको मिलान करना है अनवीकरण, और ये कैसे संसाधन है? सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं, ये सीमित होते हैं। अब अनवीकरण का आपका मिलान करना है यहाँ पर जिनका भंडार सीमित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का किसके साथ होगा? चौथे के साथ। पहले का चौथा किस में है? ये तो आपका 4 नंबर में है, तो 4 नंबर वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से मिलान करके बताता हूँ। पहले का किसके साथ होगा? पहले का होगा 4 के साथ। वहीं मैं बात करूँ वास्तविक का मतलब होता है जिनकी मात्रा तय हो चुकी हो, ठीक है ना, यहाँ पर होगा सेकेंड वाला। और नवीकरण मैंने आपको बताया था, जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। संभावित, जिनकी संभावना हो, जिनकी मात्रा तय ना हुई हो, ज्ञात ना हो, वही संभावित संसाधन होते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी परिभाषाएं भी आपको बता दी। जैसे वास्तविक वही होता है जिसकी मात्रा क्या हो? जिसकी मात्रा ज्ञात हो या तय हो। संभावित क्या होता है? जिसकी मात्रा हम लोगों को ज्ञात नहीं होती है, पता नहीं कितने क्या हैं, तो वही आपके संभावित होते हैं। जिनकी संभावना होती है वही संभावित होते हैं, ठीक है ना। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। आगे यहाँ पर क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को समूह में चुनिए। मैंने आपको पुस्तक में भी बताया था और अभी भी बताया है। पारंपरिक यानी कि एक तो परंपरागत होते हैं और एक अपरंपरागत होते हैं। पारंपरिक या परंपरागत कैसे होते हैं? ये अनवीकरण, ठीक है, अनवीकरण का मतलब आपसे पूछा जाए तो आपको कहना परंपरागत, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं कर पाओगे। जैसे पेट्रोल है, एक बार वो आपका खर्च हो जाएगा, उसको आप दोबारा नहीं प्राप्त कर पाओगे, उसको बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है, ठीक है ना। पारंपरिक जल विद्युत, ये तो नवीकृत है, यानी कि तो नया स्रोत है। ये आपका ज्वारीय ऊर्जा भी नया है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये भी आपके नए स्रोत हैं। तेल, प्राकृतिक गैस, काष्ठ ईंधन। कोयला कैसा है? कोयला बायोगैस, तेल प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों,
ये आपके काष्ठ ईंधन, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा, जो कि पारंपरिक यानी कि परंपरागत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों यानी कि फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक कोयला बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है फैक्ट्रियों में भारत में। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरण हैं और अन्य अनवीकरण क्यों होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है। कोयले का निष्कर्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, प्राकृतिक चक्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ठीक है ना। अगर हम लोगों को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में पता है, जैसे दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत वर्गीकृत किए गए हैं, परंपरागत और अपरंपरागत, जिनको नवीकरण अथवा या अनवीकरण में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। सबसे पहले वितरण के आधार पर, ठीक है ना। वितरण के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये आपके सर्वव्यापक और स्थानिक होते हैं। सर्वव्यापक का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर उपलब्ध हों, मतलब कि सभी जगहों पर पाए जाते हों, वो आपके सर्वव्यापक होते हैं। स्थानिक मतलब कि कुछ ही जगहों पर मिलते हों, यानी कि कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर ही ये कुछ संसाधन आपके पाए जाते हैं, वो स्थानिक संसाधन होते हैं। यानी कि वितरण के आधार पर दो पार्ट में संसाधन को डिवाइड किया गया, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, ठीक है ना। और विकास, यहाँ पर उद्गम की बात मैं करूँ, उद्गम के आधार पर, ठीक है, उत्पन्न के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन होते हैं। जैविक का मतलब होता है जिनमें कि जीवन हो, ठीक है। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन होता है वो आपके जैविक संसाधन कहे जाते हैं, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैविक जिनमें जीवन ना हो, जैसे मिट्टी हो गई, और मिट्टी हो गई आपकी पत्थर चट्टान हो गए, ये अजैविक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, सी का मिलान यहाँ पर थर्ड के साथ होगा, बी का मिलान सेकेंड के साथ होगा। बी का मिलान सेकेंड के साथ आपका यहाँ पर पहले वाला करेक्ट, तीसरा वाला करेक्ट होगा। सारे के सारे यहाँ पर लगातार लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है ना। विकास व प्रयोग के स्तर के आधार पर वास्तविक और संभाव होते हैं। वास्तविक का मतलब जिनकी मात्रा तय हो चुकी हो, संभाव जिनकी मात्रा तय ना हो, बल्कि ये संभावी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। उद्गम के आधार पर दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडारण के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण अनवीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। सर्वव्यापक जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, स्थानिक जो कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, जैविक जिनमें जीवन होता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता है, वास्तविक जिनकी मात्रा तय हो, संभाव्य जिनकी मात्रा तय ना हो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी जानकारियां थीं जिसको मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट बॉक्स में सब कुछ कर देना। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।